आज हम आपको 5 पॉइंट्स में बताएंगे कि देश को नोटबंदी से क्या फायदा हुआ है, क्योंकि नोटबंदी बड़ा विवाद का विषय रहा है। नोटबंदी के बाद लोगों ने कैश यानी नकद का इस्तेमाल करना बहुत कम कर दिया और इसकी वजह से पेमेंट सिस्टम में करेंसी का सर्कुलेशन काफी कम हुआ। 2016 में हमारे देश में करेंसी का सर्कुलेशन 88% था, जबकि 2022 में यह घटकर सिर्फ 20% रह गया है और एक अनुमान है कि 2027 तक ये सिर्फ 11% के आसपास रह जाएगा। इसका मतलब यह है कि लोग अब कैश का लेन देन करने की जगह डिजिटल ट्रांजैक्शन ज्यादा करते हैं। अब पहले आपको याद होगा, कुछ साल पहले तक लोग अपनी जेब में कैश नकद पैसा रखा करते थे, लेकिन अब आप ज्यादा से ज्यादा लोग आजकल डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं। आज भारत दुनिया में एक ऐसा देश बन गया है जहां सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन किया जाता है, यानी पूरी दुनिया में डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में भारत सबसे बड़ा देश है, पहले नंबर पर आता है। साल 2022 में भारत में 84 लाख करोड़ से ज्यादा का डिजिटल ट्रांजैक्शन किया गया। 84 लाख करोड़ रुपए का डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए यूपीआई पेमेंट सिस्टम सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। एक स्टडी के अनुसार 2017 और 2020 के बीच 3 साल में यूपीआई के लेन देन में 785% की वृद्धि हुई और अप्रैल से लेकर जून 2022 के बीच हमारे देश में 30 लाख करोड़ से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शंस किए गए हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ने से चेक का इस्तेमाल कम हुआ है। पहले आमतौर पर लोग किसी को पैसा देने के लिए बैंकों का चेक दिया करते थे, लेकिन अब उसकी जगह डिजिटल पेमेंट ने ले ली है। वर्ष 2016 में पैसों के लेन देन में चेक्स का इस्तेमाल 46% था, जो 2022 में कम होकर अब सिर्फ 12.5% के आसपास रह गया है। तो एक बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात यह है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन जब आप करते हैं, जिसमें कि आजकल हमारे देश में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है, उसकी वजह यह है, अगर आप 2016 से अब को कंपेयर करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि 2016 में डिजिटल ट्रांजैक्शन बहुत कम था और अब उससे मुकाबले कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है। 785% की वृद्धि हमारे देश में हुई है। उससे फायदा यह होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन होगा, जो पेमेंट होगी, वो व्हाइट में होगी, ब्लैक में नहीं हो सकती। जो भी पेमेंट होगी उसका पूरा रिकॉर्ड लेने वाले के पास भी और देने वाले के पास भी, सबके पास रहेगा। इसकी वजह से आप अपने ब्लैक मनी का इस्तेमाल या जो अनअकाउंटेड पैसा जो होता है उसका इस्तेमाल अब आप कहीं नहीं कर पाएंगे। नोटबंदी के बाद देश में फिनटेक इंडस्ट्री भी बहुत तेजी से बढ़ी है। आज भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ फिनटेक मार्केट है। फिनटेक इंडस्ट्री यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। 2021 में फिनटेक इंडस्ट्री में 3 गुना वृद्धि देखी गई है। अनुमान है कि 2030 तक भारत का फिनटेक बाजार 16.5 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा और इसकी एक बड़ी वजह है भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन के प्रति लोगों का उत्साह। दुनिया भर में फिनटेक एडॉप्शन रेट जहां सिर्फ 64% है, वहां भारत में फिनटेक एडॉप्शन रेट है 87%। एक और बड़ी बात यह है कि नोटबंदी के बाद 2016 और 17 में देश की जीडीपी ग्रोथ पर कोई असर नहीं पड़ा था। 2016-17 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 8.3% रही। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इससे जीडीपी ग्रोथ गिर गई। नोटबंदी के बाद देश में टैक्स कलेक्शन बढ़ गया और टैक्स चोरी की घटनाओं में कमी आई। वर्ष 2022 में करीब 8,98,000 करोड़ रुपए व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट टैक्स का कलेक्शन किया गया। पिछले साल की तुलना में से ये 24% ज्यादा है। आपने देखा होगा, जब लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो बहुत सारा पैसा कैश के रूप में देते हैं, लेकिन नोटबंदी के बाद से अब प्रॉपर्टी की खरीदारी में भी नकद लेन देन में बहुत कमी आई है। नोटबंदी के बाद प्रॉपर्टी के बाजार में नकद लेन देन 75 से 80% तक कम हुआ है। एक और सर्वे के मुताबिक नोटबंदी के बाद ऑनलाइन स्टोर्स की बिक्री में 84% की वृद्धि हुई है। बाजारों या मॉल्स में जो स्टोर्स हैं उनकी बिक्री में 50% तक वृद्धि देखी गई है। तो एक बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले लोग जब ब्लैक मनी का इस्तेमाल किया करते थे, काले धन का, तो काला धन वो होता है, काला धन कौन सा होता है जिस पर टैक्स नहीं दिया गया, वो काला धन होता है। और जब आप काले धन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, जब आपका सारा ट्रांजैक्शन डिजिटल होगा, ऑनलाइन होगा, इसका मतलब आप सिर्फ व्हाइट का पैसा ही इस्तेमाल कर पाएंगे और जहां आपने व्हाइट का पैसा इस्तेमाल किया, इसका मतलब आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा।
और यही कारण है कि नोटबंदी के बाद से जब डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ा तो ये जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है, इसे आप ये समझिए ये सारा सफेद धन, व्हाइट के पैसे का ट्रांजैक्शन है। और जितना व्हाइट का ट्रांजैक्शन बढ़ेगा, सरकार को उतना ही ज्यादा टैक्स मिलेगा, क्योंकि पहले काले धन की वजह से लोग टैक्स में चोरी करते थे और सरकार को टैक्स कभी भी मिलता नहीं था। लेकिन बड़ी बात अब यह है, जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे, कि हमारा देश लोकतंत्र तो है, लेकिन हमारे देश में जरूरत से ज्यादा लोकतंत्र है। हमारे देश में लोग कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हैं। हमारे देश में लोग इस तरह के तमाम मुद्दों को अदालतों में ले जाकर उस पर राजनीति करते हैं, और ये एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल बन चुका है अब राजनीति करने का। जैसे मान लीजिए रफाल के मामले पर सरकार ने रफाल प्लेन्स की खरीद की फ्रांस से। उसके बाद हमारे देश के लोग सबसे पहले कहते हैं कि इसमें रिश्वत ली गई। उसके बाद फिर कुछ PIL करवा देते हैं और सुप्रीम कोर्ट में PIL हो जाती है। जब PIL सुप्रीम कोर्ट स्वीकार कर लेता है, हमारा देश का सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा है कि वो इन तमाम चीजों पर सुनवाई करता है, जो कि ये बताता है कि हमारे देश में कितना लोकतंत्र है। बड़ी बात यह है। उसके बाद क्या होता है, देखिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कई महीनों तक या हो सकता है कई वर्षों तक इसके बारे में सुनवाई करता रहता है, और जब सुनवाई होती है उस पूरे दौरान विपक्ष के जो नेता हैं वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लगातार टीवी की डिबेट्स में आते जाते रहते हैं, लगातार सरकार पर आरोप लगाते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही, और सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। मीडिया में भी यही सब चलता रहता है, और बाद में कुछ वर्षों के बाद या महीनों के बाद आपको पता चलता है कि वो पुराना जो फैसला सरकार ने लिया था वो बिल्कुल सही था। इसे कहते हैं जरूरत से ज्यादा लोकतंत्र। और बड़ी बात इसमें यह भी होती है कि पहले लोग जब सरकार फैसला लेती है तो कहते हैं कि सरकार बिकी हुई है, और जब सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को सही कह देती है तो वही लोग ये कहने लगते हैं कि अब अदालतें भी बिक गई है। फिर उन जजों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं जिन्होंने फैसले को सही बताया होता है, और जो लोग फैसले के खिलाफ, जो जज, जैसे आज एक जज ने अपना जो मत है वो फैसले के खिलाफ दिया है, हम उनके जजमेंट का पूरा सम्मान करते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि विपक्ष के जो लोग हैं वो सिर्फ उन एक जज का आपके सामने लगातार तारीफ करते रहेंगे, और बाकी के जो 4 जज हैं उनके बारे में बात भी नहीं की जाएगी, या फिर ये कहा जाएगा कि वो बाकी के जो जज हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं।